आइए हम एक नए विषय पर बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जब हम भारत की विदेश नीति को अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रमुख टॉपिक है इंडियाज इंगेजमेंट विथ चाइना। यानी इसमें हम भारत चीन के संबंधों का मूल्यांकन करेंगे। इस यूनिट में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वीडियो बनाने का काफ़ी कम ही समय मिला है। आपके पब्लिक पॉलिसी के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद से ही हम लगातार इस पर एक-एक वीडियो बना रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम ड्यूटी भी चल रहा था, तो इसमें व्यस्तता होने के साथ-साथ में मुझे जितना समय मिला, मैं पूरी कोशिश किया कि आपको अधिक से अधिक टॉपिक को कंप्लीट कर सकूँ, कवर कर सकूँ। तो इसी संदर्भ में हम भारत-चीन के संदर्भों के एक तरीके से एक ओवरव्यू लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जब आप अपने आंसर को लिख रहे होंगे भारत चीन रिलेशन के ऊपर, या बदलते समय में भारत चीन के संबंधों में क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आए हैं, इस पर जब आप आंसर लिख रहे होंगे, तो इसमें जो हमने प्रमुख मुद्दे को ध्यान में रखा है, उन मुद्दों को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आप जिस तरीके से क्वेश्चन को तैयार किए हैं, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, तो आप नया इसमें फैक्ट जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि जब भी आप पब्लिक सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी आप विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय आप तैयार कर रहे हैं ना, किसी भी देश के साथ कोई संबंध को अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको दिखाई देंगे। इतने फैक्ट आपको मिलेंगे, तथ्य आपको मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तथ्य को हमें याद रखना है और किस तथ्य को नहीं याद रखना है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ अपने नियम हैं। इसमें आपको पूरे तथ्य को याद रखने की जरूरत नहीं है, और यह संभव भी नहीं है कि आप पूरे तथ्य को याद रखें। जैसे भारत अमेरिका के बीच के संबंध को पढ़ रहे हो, चाइना के साथ संबंध को पढ़ रहे हो, इवन दक्षिण एशिया के साथ भारत के संबंधों को पढ़ रहे हो, तो प्रत्येक देशों के साथ प्रतिदिन अ, रोज कुछ न कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। महीनों में डेवलपमेंट होते हैं, कभी कोई राजनीतिक घटनाएं होती हैं, कभी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होता है, कभी विदेश मंत्री का दौरा होता है, कभी राजदूतों का दौरा होता है, कभी किसी एमओएस पर साइन होते हैं। तो ये सारी घटनाएं इसी के दायरे में आती है। लेकिन यहाँ पर जब आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो आप उन घटनाओं को या उन संदर्भों को ध्यान में रखिएगा जो दो देशों के बीच के संबंधों का टर्निंग पॉइंट को लेकर उभर के आता है। उन प्रमुख प्रमुख लैंडमार्क जो इश्यूज है, उसके ऊपर आप ध्यान में रख के आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, जो दोनों देशों के बीच के संबंधों को परिभाषित करते हैं। यह कभी आपसे उम्मीद नहीं किया जाएगा कि आप सारे घटनाओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करें, यह संभव भी नहीं है। लेकिन जो लैंडमार्क इश्यूज हैं, जिससे एक दिशा निकल के आता है दोनों देशों के संबंधों को समझने के रूप में, उसको आप ध्यान में रखकर मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। भारत चीन संबंध के रूप में मैंने कुछ इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश किया है कि जब आप इस पर आंसर लिख रहे हो, तो इन घटनाओं को जरूर केंद्र में रखिएगा। इसको जब भी आप व्याख्या कर रहे हो, तो हाईलाइट रूप में, पॉइंट के रूप में इसको जरूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, जो भारत चीन संबंधों को एक तरीके से मूल्यांकन करते हैं। चलिए हम इस टॉपिक पर आगे बात करें। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा आने वाला जो भी आगे का वीडियो है अगले टॉपिक का या अगले एग्जाम से आपके विषय का, वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। भारत चीन संबंधों के ऊपर जब आप क्वेश्चन आए, तो एक चीज, इन दोनों का जो राजनीतिक बदलाव है, वह लगभग एक ही टाइम पीरियड पर उभर के आया है। जैसे आप देखेंगे कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में साम्यवादी चीन की स्थापना हुई। इससे पहले एक राष्ट्रवादी चीन था। वहां से जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के एक आंदोलन के द्वारा माओ से तुंग के नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी चीन की स्थापना होती है, और वह एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर के आता है वैश्विक परिदृश्य में। इसी समय पर भारत में भी
भारत भी एक संप्रभु देश के रूप में, नव स्वतंत्र देश के रूप में उभर के आता है। और यह दोनों देश एशिया के काफी प्रभावशाली देश हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से। और इन दोनों में काफी तनाव की भी स्थिति हमेशा से रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सीमाओं का शेयर करते हैं, आपस में सीमाओं को शेयर करते हैं, और इसको लेके एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो जब भारत और चीन के संबंधों का आप मूल्यांकन करिएगा, तो इन सारी बातों को परिचय में, इंट्रोडक्शन में जरूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, जो इनके संबंधों की पृष्ठभूमि के रूप में उभर कर आती है। इसके साथ साथ चीन के राजनीतिक बदलाव, जिसके बारे में हमने बात किया था, 1 अक्टूबर 1949 को चीन में जनवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है, और इसका सबसे पहला समर्थक जो देश होता है वह भारत ही था, संयुक्त राष्ट्र संघ में जनवादी चीन यानी कम्युनिस्ट चीन को मान्यता देने के पक्ष में। जैसा कि हमने अमेरिका के संबंध में भी बात किया था, जब रूस के संदर्भ में भी बात कर रहे थे, और जब चाइना के साथ संबंध हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आप इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। प्रारंभ में दो प्रमुख लीडर थे दोनों देशों के, जवाहरलाल नेहरू और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाई। इन दोनों की भूमिका भारत चाइना के संबंधों को मूल्यांकन करने में काफी प्रमुखता से उभर के आती है। तो इन सारे तथ्यों को आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर मेंशन कीजिएगा जब भारत और चाइना के बीच में क्वेश्चन आ रहा है। पहला 1947 में भारत के स्वतंत्रता, और 1949 में चीन का, साम्यवादी चीन का, चीन उपनिवेश नहीं था, चीन में पहले राष्ट्रवादी चीन था, एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना थी, उसको बेदखल करके कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई माओ सेतुंग के नेतृत्व में। और उसके आधार पर ये वर्तमान का जो चीन का राजनीतिक व्यवस्था है वह निर्भर है। भारत चीन संबंधों का जब आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो इसमें कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इसको ऊपर आप हेडिंग के रूप में जरूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, या इन्हीं घटनाओं के माध्यम से आप भारत चीन संबंधों का मूल्यांकन कीजिएगा, कि यही घटनाएं हैं जो पूरे भारत और चीन के बीच के संबंधों को शुरू से ही अभी तक बनाए हुए हैं। अगर कोई तनाव की भी स्थिति उभर के आती है, तो इसमें इन सारी घटनाओं का, मुद्दों का काफी प्रमुखता से भूमिका होता है। जैसे तिब्बत की समस्या, जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत चाइना और भारत के बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसको चाइना प्रारंभ से ही अपना हिस्सा मानता है, और भारत इसके स्वतंत्रता, इसकी स्वायत्तता की हमेशा से वकालत करता रहा है। तिब्बत एक बुद्धिस्ट देश था, क्षेत्र था, जैसे दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, जो वहाँ के धर्म गुरु थे, और वही राजनीतिक चीजों को भी देख रेख करते थे, जिसको चीन अपने आंतरिक हिस्से का मुद्दा मानता है। और यह एक समस्या है जो भारत चीन के संबंधों को हमेशा से प्रभावित करती रही है। दूसरी घटना प्रमुख है, वह है पंचशील का सिद्धांत। 1954 में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आपसी संबंधों को सुधारने के लिए आपस में दोनों देशों की यात्रा की, भारत और चाइना के। और इसमें जोर दिया गया कि दोनों देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे को लेके एक सिद्धांत बनाया गया, भारत ने सिद्धांत बनाया जिसको पंचशील का सिद्धांत माना जाता है। यह बेसिकली अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने को लेके है, जिसका सबसे ज्यादा प्रासंगिकता भारत और चीन के साथ उभर के आता है। तो भारत चीन संबंधों का जब आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो पंचशील के सिद्धांत को जरूर मेंशन कीजिएगा। इस सिद्धांत में जो प्रमुखता से जोर दिया गया, जिस 5 सिद्धांतों के ऊपर, वह था एक दूसरे के प्रादेशिक, मतलब क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने को लेकर, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप करना, परस्पर समानता और मित्रता की भावना रखना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत था जिसको भारत ने चाइना के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए लागू किया था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के इस सिद्धांत की काफी आलोचना भी की जाती है। अगर भारत चाइना के विदेश नीति का आप मूल्यांकन कर रहे हो, संबंधों का मूल्यांकन कर रहे हो, तो इसमें इस पंचशील के सिद्धांत को एक आलोचनात्मक दृष्टि से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रमुख घटना है जो भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करता है, जैसे कि प्रारंभ में हमने देखा था तिब्बत का मुद्दा। वही तिब्बत का मुद्दा को लेकर
एक विद्रोह भी उभर के आया, जिस जब चाइना ने इसको अपने परिक्षेत्र में मिला दिया, इस पर सैनिक कार्यवाही करके इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो वहां पर जो बुद्धिस्ट नागरिक थे, दलाई लामा के नेतृत्व में वहां पर विद्रोह किया और एक बहुत बड़ी तिब्बत की शरणार्थियों की का विस्थापन हुआ और भारत में आकर उन्होंने शरण लिया। तो यह भी मुद्दा भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ अगला जो प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो भारत और चीन के संबंधों को या भारत की विदेश नीति के में या चाइना का भारत के प्रति जो विदेश नीति है उसको जो प्रभावित करती है वह है सीमा विवाद। जैसा कि आप मानते हैं कि भारत और जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह एक ब्रिटिश प्रशासक ने इस रेखा का निर्धारण किया था भारत चाइना के रूप में, लेकिन चाइना इस पर विश्वास नहीं मानता है और वो हमेशा इसका उल्लंघन करते रहता है। भारत की बहुत सारी सीमाएं हैं जिसको चाइना अपने पक्ष में मानने करता है, अपने मानचित्र में कभी दिखाने की कोशिश करता है और इसको लेके कभी-कभी अतिक्रमण भी करता है, कभी सड़क बनाने का निर्माण करता है, कभी सेनाओं का डिप्लोमेशन कर देता है। तो इसको लेके काफी तनाव उभर के आते हैं और जो तनाव वहाँ सीमा पर भी दिखाई देते हैं और इन दोनों देशों के संबंधों में भी दिखाई देते हैं और यह प्रारंभ से चली हुई आ रही है। जैसे देखेंगे कि सिक्किम की समस्या, अरुणाचल प्रदेश की समस्या, लद्दाख की समस्या, ये सारे प्रश्न हैं। अक्साई चीन की का प्रश्न। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के रूप में उभर के आते हैं। तो अगले पॉइंट में भारत चीन संबंधों के रूप में आप इसके भारत चीन सीमा विवाद को जरूर मेंशन कीजिएगा। इसी चीन सीमा विवाद को लेके युद्ध की युद्ध भी हुआ भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1962 में एक समझौता भी हुआ। इसने भी भारत और चीन के संबंधों को तनावपूर्ण बनाया। और जो गलवान घाटी की समस्या है जिसको आपने 2020 में देखा था कि हमारे सैनिकों के साथ झड़प हुआ था, बहुत से सैनिक शहीद भी हुए थे, वह समस्या प्रारंभ से ही चली हुई आ रही है, जिस क्षेत्र को लेकर चीन भी दावा करता है और भारत भी दावा करता है। तो यह जो समस्या है सीमा विवाद का, यह भारत और चीन के संबंधों को सबसे गंभीरता से प्रभावित करता है। और इसी सीमा विवाद के बीच में 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध भी देखने को मिला था, जिसमें से पंचशील का जो सिद्धांत है वह भी प्रभावित हुआ था, फेल हुआ था और इसकी आलोचना भी की गई थी। इसने चीन ने काफी आक्रामक तरीके से भारत पर हमला किया और इसमें भारत को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसका असर आज तक भारत और चीन के संबंधों पर अस्पष्टता से दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे भारत का परमाणु प्रक्रिया प्रोग्राम, जिसमें से चाइना नहीं चाहता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश हो। तो यह भी भारत और चीन के संबंधों को हमेशा तनाव में रखने में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, जिसमें भारत 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षा किया और चीन ने भी इसका विरोध किया। जो हमने बात किया था सीमा विवाद के रूप में, उसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की समस्या काफी प्रमुखता से उभर के आती है, जो भारत चीन के संबंधों को परिभाषित करती है, इसके संबंधों को की रूपरेखा को तय करती है। 1975 के बाद राजनैतिक संबंधों में कुछ सुधार लाने के ऊपर जोर दिया गया, नजदीकियां भी बढ़ाने के ऊपर जोर दी गई और एक आपसी वार्तालाप के ऊपर भी जोर दिया गया ताकि इनके संबंधों को सुधारा जा सके। इसी के साथ साथ 1979 में वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। इसी दौरान पर एक प्रमुख घटना भी उभर के आई कि चीन ने वियतनाम पर उसी समय आक्रमण कर दिया। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि वियतनाम गुट निरपेक्षता का एक देश रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का देश रहा है और भारत और वियतनाम का काफी अच्छा संबंध रहा है प्रारंभ से। तो जब चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया उसी समय वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए थे और काफी वहां पर उन्होंने अपना विरोध जताकर वापस आए और एक तरीके से भारत चीन संबंधों में एक खटास भी उत्पन्न उभर के आता है।
1980 के दौर में के बाद भारत चीन संबंधों को सुधार लाने पर भी कोशिश की गई। राजीव गांधी की सरकार 1988 में, राजीव गांधी की जब सरकार बनी तो उसने भी काफी आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की, चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया। 88 में उन्होंने चीन की यात्रा भी की। 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली फंग ने भी भारत की यात्रा की। तो ये बाद के समय में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से भारत चीन के जो संबंध है उसमें एक अलग बदलाव उभर के आता है। आर्थिक रूप से अगर आप इसका मूल्यांकन करें भारत और चीन के रूप में, तो ये दोनों देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर काफी निर्भर है। इतने तनाव होने के बाद भी आज भी हमारा भारत के चाइना के साथ काफी आर्थिक व्यापारिक जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। भारत और चाइना के साथ जो आयात निर्यात है, व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो काफी व्यापक है। तो भारत चीन के संबंधों का जब आप मूल्यांकन कीजिएगा तो इन दोनों पक्षों को ध्यान में रख के कीजिएगा कि इन सारे मुद्दों पर तनाव भी उभर के आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भारत और चाइना के बीच में काफी गहरा संबंध भी है और एक बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध भी उभर के आता है। इसके साथ साथ आप अगले पॉइंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, जब शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई, विश्व में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो चाइना एक महाशक्ति के रूप में भी उभर के आया आर्थिक रूप से, क्योंकि एक तरफ अमेरिका था और दूसरे तरफ चाइना उभर के आया, वहां पर सोवियत संघ कमजोर हुआ। तो इस तरीके से भारत और चीन के संबंधों में भी बदलाव आने लाने पर जोर दिया गया, ताकि एशिया में ये दोनों देश एक महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। भारत चीन के बीच में कुछ प्रमुख एग्रीमेंट भी किए गए, जिसमें से एक एग्रीमेंट था 1996 में, एग्रीमेंट फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ताकि भारत और चाइना के बीच में आपसी विश्वास को उत्पन्न किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इसी दौर में 1996 में आप देखेंगे कि पुनः पंचशील का जो सिद्धांत था उसको भी मजबूत करने के ऊपर जोर दिया गया, ताकि भारत और चीन के संबंधों को मजबूत किया जा सके। इसके बाद के जो कार्यकाल है उसमें आप देख पाएंगे कि भारत चीन के बीच में व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया गया, और 2002 तक आते आते भारत और चीन का जो व्यापारिक संबंध था 1 अरब डॉलर से बढ़ के 5 अरब डॉलर तक बढ़ गया, और 2005 तक इसको 10 अरब डॉलर में लाने का भी लक्ष्य रखा गया। तो इस तरीके से आप भारत और चीन के संबंधों को के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। इसमें दोनों पक्ष है, तनाव का भी पक्ष है और आर्थिक मजबूती का भी पक्ष है। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इन घटनाओं के माध्यम से भारत और चीन के संबंधों का, या भारत और चीन के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है, अंतर्निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, और कि जिस संदर्भों में भारत अपना विदेश नीति का निर्धारण करता है उसके संदर्भों में आप मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। वर्तमान समय में भारत चीन के संबंधों के पक्षों में व्यापक बदलाव उभर के आया है। 2008-2010 के बाद के समय में आप देखें, अभी वर्तमान कोविड के दौर में भी, तो भारत चीन के संबंधों में इतने तनाव के बाद भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर काफी इसको मजबूत करने के ऊपर भी जोर दिया गया। इसमें जो सबसे ज्यादा मजबूत करने जो जोर दिया गया वह क्षेत्र है राजनयिक और राजनीतिक संबंधों को जोर, ताकि एक आपसी वार्ता के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया जा सके। शिखर सम्मेलनों का बराबर आयोजन किया जाता रहा है। 2010 के बाद के आप समय देखें भारत में, तो बहुत सारे शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष समय समय पर एक दूसरे के देश की यात्रा करते हैं। जैसे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी आपने देखा चीन के राष्ट्रपति की यात्रा हुई थी। नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में भी देखा था कि चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी भारत में यात्रा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भारत चाइना की यात्रा हुई थी। तो इस तरीके से भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने के ऊपर इन शिखर सम्मेलनों के माध्यम से, उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से मजबूत करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अंतर संसदीय मैत्री एक समूह की भी स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो इस पर यहाँ पर इसका हल निकाला जा सके।
भारत और चाइना के बीच के जो सबसे नाजुक प्रश्न है वह है सीमा का प्रश्न, यानी सीमा निर्धारण का प्रश्न। और सबसे ज्यादा तनाव का जो मुद्दा रहा है वह सीमा के प्रश्न के ऊपर लेकर रहा है। तो हाल के समय में आप देखेंगे कि भारत चीन संबंधों को मजबूत करने में एक विशेष सीमा समिति या पर्यवेक्षक की भी स्थापना की गई है, जिसका समय समय पर बैठक होते रहती है और इसको बातचीत के और एक राजनयिक स्तर पर इसके हल निकालने के ऊपर जोर दिया जाता है, ताकि प्रत्यक्ष संघर्ष न हो सके और दोनों देशों के बीच में तनाव न उभर के आए। जैसा कि आपने गलवान घाटी संघर्ष को देखा कोविड के दौर में, कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में तनाव को बढ़ा दिया था। भारत ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, बहुत सारे जो चाइनीज ऐप थे उसको बैन भी किया गया। भारत अपनी प्रतिक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से चीन के ऊपर लगाने की कोशिश की, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर भारत का हमेशा कोशिश रहा है कि भारत और चीन के संबंधों को बातचीत के माध्यम से टेबल पर सुलझाने की कोशिश किया जाए, तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, सैनिक संघर्ष ना हो, क्योंकि इसका सीधा का सीधा संबंध दोनों देशों के विकास के ऊपर पड़ता है। और 21वीं सदी में यह एक महाशक्ति के रूप में जिस तरीके से भारत उभर रहा है, आर्थिक रूप से चाइना जिस तरीके से उभर के आया है, दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि एक संघर्ष प्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में उभर के आए। हालांकि सीमा को लेकर इन दोनों देशों के बीच में अभी भी काफी तनाव बना रहता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर चाइना का हस्तक्षेप रहता है, और चीन की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर भारत का विरोध रहता है। जैसे सीमाओं के निकट गांव बसाना, सड़क का निर्माण करना, अ, हस्तक्षेप करना, इन सारी घटनाओं का भारत हमेशा विरोध करता रहा है, जो इसके संबंधों को एक तरीके से प्रभावित करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो जिसके माध्यम से भारत चीन के जो संबंध है उसको मजबूत करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जिसमें से आर्थिक क्षेत्र, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर एक दूसरे का सहयोग भी उभर के आया है, जिसके माध्यम से इसको मजबूत करने के ऊपर हाल के समय में काफी जोर दिया गया है। रक्षा संबंधों के ऊपर भी जोर दिया गया है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण पैटर्न उभर के आया है कि दोनों देशों के पीपल टू पीपल कनेक्शन के ऊपर जोर दिया गया है, ताकि जनता, यह भारत की जनता और चीन की जनता, एक दूसरे की संस्कृति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, पहनाव के माध्यम से, फिल्म सिनेमा संगीत के माध्यम से जाने, समझे और एक आपसी संबंध उभर के आए। इससे दोनों देशों के बीच के संबंधों पर काफी सकारात्मक पहल पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भारत और चीन के बीच के संबंधों का आप मूल्यांकन करें, तो इन सारी घटनाओं के माध्यम से आप मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें ध्यान में आप यह जरूर रखिएगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या पूछना चाह रहा है, इस चीज को समझ के आप मूल्यांकन कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ टर्म डालने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, कि वैश्विक दौर में भारत चीन के संबंधों में क्या मूल्यांकन आया है, उदारीकरण के दौर में भारत चीन के संबंध किस तरीके से उभर के आए हैं, या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के चीन के संबंधों का क्या उभर के आया है, आर्थिक मुद्दे पर भारत और चीन के संबंध किस तरीके से प्रभावित होते रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। लेकिन आप इस भारत चीन संबंध के जो मूल कॉन्सेप्ट है उससे जरूर अवगत रहिएगा, ध्यान में रखिएगा इन सारी घटनाओं को। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के लिखे पूछे, आप एक फ्रेमवर्क तरीके से इंट्रोडक्शन, जिसमें भारत और चीन के बीच के 1947-49 से प्रारंभ करते हुए, और इन घटनाओं के माध्यम से जो इनका तनाव है, इनकी मजबूती है, जो इनके संबंधों को सुधारता है और तनाव को लेकर आता है, इन सारे पक्षों के माध्यम से आप मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। आपका आंसर काफी इफेक्टिव होगा। आई होप आप लोग विषय को समझे होंगे। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। कोशिश करूंगा आगे का भी वीडियो मैं जल्द से जल्द डालूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो लोग नहीं सब्सक्राइब हो किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।